हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का फिर से एक न्यू वीडियो के अंदर। आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है गति एवं चलन, यानी कि मूवमेंट एंड लोकोमोशन। अब देखो गाइस, इसके अंदर पहले पढ़ते अपन गति। तो देखो गाइस, गति तीन प्रकार की दे रखी है। एक तो आ जाती है अमीबॉइड गति, एक आ जाती है सीलियरी गति, और एक आ जाती है पेशीय गति। अब देखो गाइज, अमीबॉइड गति क्या होती है? अमीबा का नाम सुना है? तो देखो अमीबा कैसा होता है। अमीबा ऐसा होता है ना, जैसे कि मानो कि यहाँ पर कोई चीज़ रखी हुई है, कोई ऑब्जेक्ट है या कोई खाने की चीज़ है। तो अमीबा क्या करता है, अपने जो कूटपाद होते हैं, अपने क्या होते हैं जो कूटपाद होते हैं, यानी कि जो सूडोपोडिया, जिन्हें क्या बोलते हैं, ये जो कूटपाद होते हैं, इनको क्या करता है, यूं आगे बढ़ाता है। अपने जो कूटपाद होते हैं उनको क्या करता है, यूं आगे बढ़ाता है, जिसके अंदर क्या देखी जाती है, साइटोप्लाज्म की गति देखी जाती है। तो यूं आगे बढ़ाता है और इसको क्या कर लेता है, कवर कर लेता है। तो इस प्रकार क्या करता है, अमीबा अपना भोजन ग्रहण करता है। समझ में आएगा? तो इस प्रकार की जो गति होती है उसे क्या बोलते हैं अपन, अमीबॉइड गति। तो अमीबॉइड गति के अंदर क्या होता है कि साइटोप्लाज्म की गति देखी जाती है। साइटोप्लाज्म की गति देखी जाती है, यानी कि स्यूडोपोडिया। और इसका एग्जाम्पल की अगर बात करें तो क्या आ जाता है, WBC। हाँ गाइज, जो WBC होती है वो भी अपना भोजन इसी प्रकार से, इसी तरीके से क्या करती है, ग्रहण करती है। सीलियरी गति, सीलिया के द्वारा होता है। अब सीलियरी गति का तो एग्जाम्पल आपने हर जगह पढ़ते हैं। जैसे फीमेल का जो यूट्रस होता है, गर्भाशय होता है, उसके अंदर जो फेलोपियन नलिका होती है, यानी कि जो अंडवाहिनी होती है, ओविडक्ट होती है, उसके अंदर जो अंडा होता है, ओवम होता है, वो गति करता है। तो वो किसके द्वारा गति करता है, सीलिया के द्वारा तो गति करता है। जो अपना श्वसन मार्ग आता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट आता है, उसके अंदर भी तो सीलिया पाए जाते हैं। जो मस्तिष्क के नीले होते हैं वहाँ भी सीलिया पाए जाते हैं, वहाँ भी सीलियरी गति देखी जाती है। तो इसके एग्जाम्पल्स की कौन कौन से आ जाते हैं, अंडवाहिनी में, अंडाणु की गति, और कौन सी आ जाती है, श्वसन मार्ग की गति, और कौन सी आ जाती है, मस्तिष्क के नीले की गति। अब बात करते हैं अपन किसकी, पेशीय गति। तो देखो गाइस, पेशीय गति तो हर जगह पाई जाती है, मूत्र मार्ग, यूरेथ्रा वगैरह के अंदर सभी जगह क्या पाई जाती है, पेशीय गति पाई जाती है। क्या पाई जाती है गाइस, पेशीय गति पाई जाती है। तो पेशीय गति तो क्या पाई जाती है गाइस, अधिकांश जगह पेशीय गति ही पाई जाती है। समझ में आया गाइस? अब देखो गाइस, गति तो समझ में आ गई, तीन प्रकार की हो गई कि अमीबॉइड गति, सीलियरी गति और पेशीय गति। अब देखो गाइस, अब जो चैप्टर की हेडिंग है जिसका नाम क्या है, गति एवं चलन, तो वो समझते हैं। देखो गाइज, जैसे मैं हाथों को यूं कर रहा हूँ, ये क्या है, गति है। यूं यूं कर रहा हूँ हाथों को, गति है। यूं यूं कर रहा हूँ, ये क्या है, गति है। समझ में आएगा? लेकिन चलन क्या होता है, मैं एक स्थान से चल के दूसरी जगह जाऊँ, एक स्थान से चल के दूसरी जगह जाऊँ, ये क्या गति है। अब देखो गाइज, मैंने क्या की, गति की, एक स्थान से चल के मैं दूसरी जगह गया, तो गति के अंदर भी तो चलन हो रहा है ना। अरे भाई, मैं एक जगह से दूसरी जगह गया, गति हो रही है। क्या किया मैंने, चलन किया, लेकिन चलने के अंदर गति भी तो हो रही है, यू भी तो हो रहा है। समझ में आएगा? लेकिन जरूरी तो ना मैं गति करूँ तो उसके अंदर चलन हो। तो जिस वजह से हर चलन क्या है, गति है। हर चलन गति का उदाहरण है। अगर चलन होगा तो गति जरूर है वहाँ पे। समझ में, मैं चल रहा हूँ तो इसके अंदर गति भी जरूर होगी, लेकिन जरूरी नहीं है कि गति हो तो वहाँ चलन हो। समझ में आएगा? तो एनसीईआरटी का ये एक स्टेटमेंट दे रखा है, याद रखना इसे, कि हर लोकोमोशन मूवमेंट है, परंतु जरूरी नहीं कि हर मूवमेंट
लोकोमोशन हो। समझ में आएगा। एनसीईआरटी का स्टेटमेंट याद रखना इसे कि हर लोकोमोशन मूवमेंट है, यानी कि हर गति चलन है, परंतु जरूरी नहीं है कि हर मूवमेंट क्या हो, लोकोमोशन हो। सही तो लिखा है ना गाइज कि हर गति चलन है, नहीं गाइज, हर लोकोमोशन यानी कि चलन, मूवमेंट है यानी कि गति है। हाँ सही बात है गाइज, परंतु जरूरी नहीं है कि हर मूवमेंट लोकोमोशन हो। समझ में आएगा गाइज। तो ये तो क्या हो गया, गति एवं चलन हो गए। अब देखो गाइज, गति एवं चलन के अंदर अपन क्या पढ़ते हैं, पेशियां। अपन किसकी बात करते हैं गाइज, पेशियों की। यानी कि मसल्स की। तो देखो गाइज, मसल्स की बात करता हूं तो ये पेशियों तक जितनी भी पेशियाँ होती है, चाहे वो कोई सी भी पेशी हो जाए, मेसोडर्म से व्युत्पत्ति होती है। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है, मात्र एक क्या है, अपवाद है, जिसका नाम क्या है, आइरिस की पेशियाँ, जो कि नेत्र के अंदर पाई जाती है, आँख के अंदर पाई जाती है। तो इसका एक्सेप्शन क्या है, पेशियों के अंदर, मसल्स के अंदर आइरिस की पेशियाँ, जो कि किसी एक्टोडर्म से व्युत्पत्ति होती है। तो इसका देखो अपवाद लिख लो, आइरिस की पेशी किससे व्युत्पत्ति होती है, एक्टोडर्म से व्युत्पत्ति होती है। जबकि आइरिस की पेशी को छोड़ दो, बाकी सारी की सारी पेशियां मेसोडर्म से व्युत्पत्ति होती है। और ये क्या बनाती है, पेशियां कुल शरीर भार का 40 to 50%। समझ में आएगा। कुल शरीर भार का कितनी, 40 से 50% होती है। समझ में आया, कुल शरीर भार का कितनी होती है, 40 से 50% होती है। अब देखो गाइज, पेशियां 3 प्रकार की होती है। पेशियों को 3 कैटेगरी में बांटा। एक तो आ जाती है कंकालीय पेशियां, एक कौन सी आ जाती है, कार्डियक पेशियां, और एक कौन सी आ जाती है, स्मूथ मसल्स। जिन्हें अपन विसरल मसल्स भी कहते हैं। समझ में आएगा। 3 पेशियां आ जाती है, कंकाली पेशियां, कार्डियक पेशियां और स्मूथ मसल्स या फिर विसरल मसल्स है। तीनों के अंदर डिफ्रेंशिएट करेंगे नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। तो देखो पहली इनकी स्ट्रक्चर देख लो, फिर इनके बारे में लिखेंगे तो समझ में आएगा। कंकाली पेशियां कैसी होती है, सिलेंड्रिकल आकार की होती है। किस आकार की होती है, सिलेंड्रिकल होती है, बेलनाकार होती है। और ये कैसी होती है, रेखित होती है। ये क्या बना मैंने, रेखित है। और बहुकेंद्री की होती है। ये मैंने क्या बना दिया, इसके अंदर बहुत सारे केंद्रक बना दिए। समझ में आएगा। तो कंकाली पेशियां रेखित होती है। अब रेखित क्या होता है, ये अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। रेखित का अर्थ क्या होता है, और कैसी होती है, बहुकेंद्री की होती है, और सिलेंड्रिकल होती है, बेलनाकार होती है। और कैसी होती है, अशाखित होती है, यानी कि यहाँ पर कोई शाखाएं नहीं होती है। कार्डियक पेशियों की बात करता हूँ, ये शाखित होती है, जबकि कंकाली पेशियां अशाखित होती है। और कार्डियक पेशियां शाखित होती है, एक केंद्रीय की होती है, ये भी रेखित होती है, ये भी सिलेंड्रिकल होती है। देखो गाइस, ये क्या बनाई मैंने, इस प्रकार से शाखाएं बना दी। और ये भी रेखित होती है, और एक केंद्रीय की होती है। और इसके अंदर क्या पाई जाती है, शाखाएं पाई जाती है। और स्मूथ मसल्स कैसी होती है, स्पिंडल शेप होती है, कि तरकुकाकार आकृति की होती है। किस आकृति की होती है,
तो देखो यहाँ पे लिख देते हैं तीसरी को, स्मूथ मसल्स है, किस आकृति की होती है, स्पिंडल शेप्ड, यानी कि तरकुकार आकृति की होती है। किस आकृति की होती है, इस तरकुकार आकृति की होती है। और देखो ये एक केंद्रीय की होती है, सिंगल केंद्रीय की। ये तो क्या है, स्पिंडल शेप्ड होगी, तरकुकार आकृति होगी। समझ में आएगा। मसल्स तीन प्रकार की, कंकाली पेशियां, कार्डियक पेशियां और स्मूथ मसल्स। अब इनकी डिटेल्स देखने गाइस। अब क्या देखते हैं, इनकी डिटेल्स देखते हैं। तो देखो यहाँ पे लिख दो कंकाली पेशियां, फिर यहाँ पर लिख दो कार्डियक मसल्स, फिर यहाँ पे लिख दो कौन सी, स्मूथ मसल्स। स्मूथ मसल्स को क्या बोलते हैं, चिकनी पेशियां। या चिकनी पेशियां, या जिन्हें क्या कहते हैं अपन, विसरल मसल्स। अब देखो गाइस, डिफरेंशिएट करके चलते हैं। तो देखो गाइस, कंकाली पेशियों को कंकाली पेशियां क्यों कहते हैं, क्योंकि ये कंकाल से जुड़ी होती है, यानी कि अस्थियों से जुड़ी होती है। जिस वजह से कंकाली पेशियां कहते हैं। कार्डियक पेशियां, कार्डियक किस चीज़ के लिए यूज करते हैं, हार्ट के लिए। तो कार्डियक पेशियां हृदय से संबंधित होती है। और स्मूथ मसल्स होती है, वो तो आंतरिक भागों से संबंधित होती है। समझ में आएगा गाइस। तो ये अस्थियों से जुड़ी होती है कार्डियक पेशियां, हृदय से संबंधित होती है। और चिकनी पेशियां किससे जुड़ी हुई होती है, आंतरिक अंगों से संबंधित। जैसे हाथ के अंदर मिलती है ना स्मूथ मसल्स, और गर्भाशय के अंदर यूट्रस, इस प्रकार बहुत सारी पाई जाती है अंदर आंतरिक अंगों के अंदर। अब देखो गाइस, नेक्स्ट क्या पढ़ते हैं अपन, जो कंकाली पेशियां होती है वो रेखित होती है। स्टेरिएटेड होती है, रेखित स्टेरिएटेड होती है, अशाखित यानी कि इसमें शाखाएं नहीं होती, अभी स्ट्रक्चर में देखा था। और कैसी होती है, बहुकेंद्रीय की होती है और सिलेंड्रिकल होती है, यानी कि बेलनाकार होती है। कार्डियक पेशियों की बात करता हूं, ये भी रेखित होती है। और ये तो अशाखित थी, लेकिन ये शाखित होती है। ब्रांचिंग बनाई थी ना अपने, और प्लस इंटरकेलेटेड डिस्क उपस्थित होती है। इंटरकेलेटेड डिस्क क्या होती है, तो देखो गाइस, ये मैंने एक स्मूथ मसल्स बनाई, ये मैंने दूसरी स्मूथ मसल्स बनाई। तो यहां पर क्या पाई जाती है गाइस, ये इंटरकेलेटेड डिस्क। और इसके अंदर क्या पाई जाती है, एक नलिका पाई जाती है, जिसे क्या बोलते हैं, गैप जंक्शन,
जिसे क्या बोलते हैं गैप जंक्शन। और हाँ, इस गैप जंक्शन के ही द्वारा, इस गैप जंक्शन के थ्रू होके क्या होता है, इस कोशिका के अंदर साइटोप्लाज्म क्या हो सकता है, एक्सचेंज हो सकता है, जिसे अपन पादपों में किस नाम से जानते हैं, प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं। बट यहाँ पर क्या होते हैं, इंटरकेलेटेड डिस्क के अंदर गैप जंक्शन होता है, यानी कि एक नलिका पाई जाती है जिसके द्वारा क्या होता है, ये साइटोप्लाज्म एक्सचेंज हो सकता है। और शाखित होती है, शाखित का अर्थ क्या है, यहाँ से ही देखो यूं शाखाएं निकल रही है, समझ में आ गया गाइस। दूसरी बात, ये कैसी होती है, अरेखित होती है। और स्पिंडल शेप होती है, यानी कि तरकू काकार रूप होती है। समझ में आया गाइज। और देखो गाइज, ये बहुकेंद्रीय की होती है, लेकिन ये एक केंद्रीय की होती है। ये भी एक केंद्रीय की होती है। समझ में आया गाइज। अब क्या देखते हैं, ये ऐच्छिक होती है, यानी कि वॉलेंट्री होती है। कंकाली पेशी अपने नियंत्रण में होती है, अपन इनको नियंत्रण में रख सकते हैं। समझ में आया, जैसे ये मेरे नियंत्रण में, मैं कर रहा हूँ। लेकिन जो कार्डिक पेशियाँ होती है वो अरेखित होती है, अनिच्छिक होती है, यानी कि इनवॉलेंट्री होती है, और ये भी अनिच्छिक होती है, यानी कि अपने नियंत्रण के अंदर नहीं होती है। दूसरी बात, कंकाली पेशियों के अंदर थकान उत्पन्न होती है, फटीग कहते हैं जिसे, जबकि ये थकती नहीं है। और ये भी थकती नहीं। अब देखो गाइज, कंकाली पेशियों के अंदर थकान उत्पन्न होती है, यानी कि यहाँ पर फटीग होता है। क्यों? अगर तुम ज़रूरत से ज़्यादा काम कर लेते हो, किसी दिन ज़रूरत से ज़्यादा काम कर लेते हो, तो तुम देखते हो तुम्हारे कंकाली पेशियों के अंदर क्या होने लग जाता है, दर्द होने लग जाता है। समझ में आ गया, यानी कि थकान उत्पन्न होती है। अब ऐसा क्या होता है, अरे भाई तुम एक दिन में 5 मंजिल ऊपर चढ़े, ऊपर नीचे कर लो, तो तुम्हारी पैरों के अंदर दर्द होने लग जाएगा। अब पैरों में दर्द क्यों होता है, यानी कि कंकाली पेशियाँ थक जाती है। इसका अर्थ क्या हुआ, जब तुम ज़रूरत से ज़्यादा काम करते हो तो जो कंकाली पेशियाँ होती है उनके अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, और जब उनके अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो वहाँ पर अवायवीय श्वसन स्टार्ट हो जाता है। और जब अवायवीय श्वसन की कंडीशन में क्या होता है, लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है। तो उस लैक्टिक एसिड के जमा हो जाने की वजह से क्या होता है, कंकाली पेशियों के अंदर थकान उत्पन्न होती है। जबकि कार्डियक पेशियों के अंदर स्मूथ मसल्स के अंदर कभी भी फटिक एसिड जमा, वो क्या बोलते हैं, लैक्टिक एसिड जमा नहीं होता। अब यहाँ पर लैक्टिक एसिड जमा क्यों नहीं है, तो उसका कारण क्या है, तो देखो गाइस, कार्डिक पेशियों के अंदर लैक्टिक एसिड जमा नहीं होता है क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा सप्लाई होती है। अरे भाई, हार्ट के अंदर तो ब्लड की सप्लाई बहुत ज़्यादा होती है ना, ब्लड की सप्लाई बहुत ज़्यादा होती है, तो वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी नहीं होती। और दूसरी बात, यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया भी क्या होते हैं, भर के होते हैं, बहुत ज़्यादा संख्या में होते हैं। स्मूथ मसल्स की बात करता हूँ, तो ये तो इतनी धीरे धीरे काम करती है जिसको हद ही नहीं है। आराम से रिलैक्स होती है, फिर आराम से क्या होती है, कॉन्ट्रैक्ट होती है, यानी कि बहुत धीरे धीरे काम करती है। तो इनके लिए जब ये एक समय में काम करी, फिर जब नेक्स्ट समय में आगे के लिए काम करेगी तो उनको पहले से ऑक्सीजन अवेलेबल हो जाता है। तो ये तो बहुत धीरे धीरे काम करती है। समझ में आएगा इस। और साफ बात है, अगर कार्डियक पेशियाँ जिस दिन थक गई उस दिन तुम ऊपर पहुँच जाओगे। इसलिए तो क्या करती है, कार्डियक पेशियाँ 24 घंटे काम करती रहती है। तो देखो गाइज, तो देखो कार्डियक पेशियों के अंदर थकान क्यों नहीं होती है, क्योंकि ऑक्सीजन की सप्लाई ज़्यादा होती है। माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या अधिक होती है, जिस वजह से थकती नहीं है। बात करता हूँ स्मूथ मसल्स की। तो ये तो रिलैक्सेशन,
जो रिकवरी पीरियड होता है बहुत कम होता है, जिस वजह से थकती नहीं है ये भी। समझ में गाइज? अब देखो गाइज, ये बात तो हो गई मसल्स की। अब देखो गाइज, मसल्स के जो पेशी ऊतक होता है मसल से, उसके विशिष्ट लक्षण क्या है? तो 4 विशिष्ट लक्षण है जो एनसीईआरटी के अंदर भी दे रखे हैं। तो देखो गाइज कौन कौन से, एक तो क्या आ जाता है, कोई उद्दीपन आता है, स्टिमुलस आता है, तो ये क्या हो जाती है, उद्दीपित हो जाती है, एक्साइटेबिलिटी। यानी कि उत्तेजन शो करती है। दूसरा, एक्सटेंसिबिलिटी का गुण पाया जाता है, किसका? इलास्टिसिटी। यानी कि प्रत्यास्थता का गुण। जब तुम एक रबड़ बैंड को खींचते हो तो खींचने के बाद छोड़ते हो तो अपनी ओरिजिनल पोजीशन के अंदर आ जाता है। स्प्रिंग को तुम खींचते हो फिर छोड़ देते हो, अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाती है। इसे क्या बोलते हैं? इलास्टिसिटी, यानी कि प्रत्यास्थता का गुण। और ये कौन सा आ जाता है? एक्साइटेबिलिटी का गुण पाया जाता है, एक्सटेंसिबिलिटी का गुण पाया जाता है। और ये कौन सा आ जाता है? इलास्टिसिटी हो गया। और इलास्टिसिटी के अलावा कौन सा पाया जाता है? संकुचन का गुण, यानी कि कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी। कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी, BILIT, यानी कि संकुचन का गुण पाया जाता है। तो ये क्या आ जाते हैं गाइस? पेशी ऊतक के, किसके? पेशी ऊतक के विशिष्ट लक्षण 4 आ जाते हैं, एक्साइटेबिलिटी, एक्सटेंसिबिलिटी, इलास्टिसिटी और कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी। अब देखो गाइस, मैं इसको समझाने के लिए देखो गाइस आपको एक डायग्राम बना के बताता हूँ। हाथ का बनाते हैं। देखो गाइस, ये क्या बनाया मैंने? हाथ बनाया। तो हाथ के अंदर यहाँ पर कौन सी हड्डी होती है गाइस? वो तो अपन आगे पढ़ेंगे। ह्यूमरस हड्डी आती है ना, और यहाँ पर 2 हड्डियाँ पाई जाती है। तो देखो गाइस, 2 हड्डियों को, यानी कि 2 हड्डियाँ आपस में किसके द्वारा कनेक्ट रहती है? लिगामेंट के द्वारा। देखो गाइस, यहाँ पर क्या मिलता है? ये 2 हड्डियाँ आपस में किसके द्वारा कनेक्ट होगी? लिगामेंट के द्वारा तो कनेक्ट रहेगी। लिगामेंट क्या करता है गाइस? बोन को बोन से जोड़ता है। अरे भाई, एक बोन को दूसरी बोन से जोड़ने वाली संरचना क्या कहलाती है? लिगामेंट कहलाती है। इसको याद कैसे रखोगे? बल्ब। यानी कि बल्ब क्या है? बी से बोन को जोड़ने वाली, बोन को बोन से कौन जोड़ता है? एल, यानी कि लिगामेंट जोड़ता है। और दूसरा क्या आ जाता है? यहाँ पर मसल्स मिलेगी। यहाँ पर ही क्या मिलती है गाइस? बाइसेप मसल्स मिलती है ना। अब देखो गाइस, मसल को बोन से जोड़ने वाली संरचना क्या कहलाती है? ये जो मसल होता है तो ये किसके द्वारा इस बोन से जो जुड़ा होता है, तो वो संरचना क्या कहलाती है? टेंडन, कंडरा। हिंदी में नाम बड़ा खतरनाक है इसका, कंडरा। तो कंडरा क्या करता है गाइस? बोन को मसल्स से जोड़ने वाली संरचना होती है। यानी कि मैं इस डायग्राम से इतना सा बताना चाहता हूँ, क्या बताना चाहता हूँ कि बोन को बोन से जोड़ने वाली संरचना तो क्या होती है? लिगामेंट। और बोन को मसल से जोड़ने वाली संरचना क्या होती है? टेंडन, यानी कि कंडरा। तो कंडरा तो बोन को मसल से जोड़ता है और जो लिगामेंट होता है वो बोन को बोन से जोड़ता है। अब देखो गाइस, इसको मैं क्या करूँ? यूँ काट दूँ, इसका एक ट्रांसवर्स सेक्शन काट दूँ, यानी कि इसका यूँ ट्रांसवर्स सेक्शन काट दूँ। यानी कि कोई भी बेलनाकार चीज़ है, अगर मैं इसको ट्रांसवर्स सेक्शन यूँ काट दूंगा तो अंदर गोलकोल संरचना दिखेगी। अब देखते हैं गाइस,
तो इसी का अपन अध्ययन करते हैं। तो देखो जब अपन क्या करेंगे, इसका एक ट्रांसफर सेक्शन काटेंगे, यानी कि पेशी ऊतक का। देखो गाइज, पेशी ऊतक का मैंने क्या कर दिया, एक ट्रांसफर सेक्शन काटा। क्या काटा मैंने, एक ट्रांसफर सेक्शन काटा। तो देखो ट्रांसफर सेक्शन काटा तो इस प्रकार की, इसको अगर मैं यूँ काटूंगा तो गोल गोल संरचना दिखेगी, ठीक है, एक पेशी ऊतक है। अब देखो इस पेशी ऊतक के अंदर जो मसल सेल्स मिलती है, मसल सेल्स मिलती है, वो स्केटर्ड फॉर्म के अंदर नहीं मिलती, यानी कि बिखरी हुई नहीं होती है, एक रेगुलर अरेंजमेंट के अंदर होती है। तो देखो अब पेशी ऊतक के अंदर क्या मिलते हैं, मसल बंडल्स मिलते हैं। BUNDL क्या मिलते हैं गाइज, मसल बंडल्स मिलते हैं, जिन्हें अपन क्या कहते हैं, फेसिकल। जिसे क्या कहते हैं अपन, फेसिकल कहते हैं। मसल बंडल्स को क्या कहते हैं, फेसिकल कहते हैं। और हाँ, इनके अंदर क्या मिलती है, मसल सेल्स मिलती है, यानी कि यहाँ पर ये बिखरी हुई नहीं होती है, वो मसल बंडल्स के अंदर पाई जाती है। तो इन्हें क्या कहते हैं अपन, मसल सेल। ये क्या कह दो, मसल फाइबर कह दो या मायो फाइबर कह दो, तीनों एक ही चीज है। मसल सेल कह दो, मसल फाइबर कह दो, या क्या कह दो, मायो फाइबर कह दो। अरे भाई, सेल और फाइबर के अंदर क्या डिफरेंस होता है कि सेल छोटी होती है और फाइबर का क्या होता है, लंबे धागेनुमा संरचना है। तो यहाँ पर जो मसल सेल्स होती है वो भी लंबे धागेनुमा संरचना मिलती है, जिस वजह से या तो मसल सेल कह सकते हो, मसल फाइबर कह सकते हो, या मायो फाइबर कह सकते हो। अब देखो गाइस क्या होता है, ये जो पेशी ऊतक होता है ना, तो इस पेशी ऊतक को घेरे हुए क्या मिलती है, एक संयोजी ऊतक की परत होती है। इस पेशी ऊतक को घेरे हुए क्या मिलती है, इस पेशी ऊतक को घेरे हुए संयोजी ऊतक की एक परत मिलती है। ये लो भाई, जिसे क्या कहते हैं अपन, एपीमाइसियम। जिसे क्या कहते हैं अपन, एपीमाइसियम, यानी कि जो पेशी ऊतक होता है, इसको घेरे हुए संयोजी ऊतक की एक परत होती है, जिसे क्या बोलते हैं अपन, एपीमाइसियम। ये क्या होती है, संयोजी ऊतक की परत होती है। संयोजी ऊतक की परत होती है। अब देखो जिस प्रकार से पेशी ऊतक तंत्र को घेरे हुए एक संयोजी ऊतक की परत मिलती है, उसे क्या बोलते हैं, एपीमाइसियम। इसी प्रकार से देखो गाइस, जो अंदर मसल बंडल्स होते हैं, इनको घेरे हुए भी क्या मिलती है गाइस, संयोजी ऊतक की परत होती है। जिसे क्या कहते हैं अपन, इस अंदर वाली को क्या कहते हैं अपन, वो तो होती है एपीमाइसियम, ये क्या होती है, पेरीमाइसियम। और इसी प्रकार जो ये अंदर क्या मिलती है, जो मसल सेल्स होती है ना, इनको भी घेरे हुए संयोजी ऊतक की एक परत होती है। क्या होती है, घेरे हुए एक परत होती है, जिसे क्या बोलते हैं अपन, वो तो थी एपीमाइसियम, पेरीमाइसियम, अभी क्या कहलाती है, एंडोमाइसियम। समझ में आएगा, इतनी बात तो क्लियर हो गई। अब देखो गाइस, जो मसल बंडल्स है ना, इन मसल बंडल्स को भी बांधे हुए, इन पूरे को पूरे मसल बंडल्स को बांधे हुए जोड़े हुए एक संरचना होती है। ये पूरे के जो मसल बंडल्स होते हैं ना, ये देखो गाइस, ये आपस में एक परत के द्वारा बंधे हुए होते हैं, संयोजी ऊतक की परत होती है जिसके द्वारा बंधे होते हैं, जिसे अपन क्या कहते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, फेसिया।
वो क्या था गाइज, मसल बंडल को फेसिकल बोलते हैं और इसे क्या बोलते हैं अपन, फेसिया बोलते हैं। तो समझ में आया गाइज कि मैंने क्या किया, कंकाल पेशी उत्तक का क्या काटा, मैंने एक ट्रांसफर सेक्शन काटा, समझ में आ गया था। ट्रांसफर सेक्शन काटा तो इस प्रकार के गोले गोलाकार संरचना दिखाई देगी। तो देखो गाइज अब इसको देखो गाइज, इसके अंदर क्या मिलते हैं, मसल बंडल्स मिलते हैं। फिर मसल बंडल्स के अंदर क्या मिलते हैं, मसल सेल्स या मसल फाइबर मिलते हैं, जिसे मायोफाइबर भी कह सकते हैं। दूसरी बात, पेशी उत्तक को घेरे हुए एक संरचना मिलती है, संयोजी उत्तक की परत होती है, जिसे क्या बोलते हैं अपन, एपीमाइसियम। इसी प्रकार मसल बंडल्स को घेरे हुए एक संरचना मिलती है, जिसे बोलते हैं पेरीमाइसियम। और जो अंदर मसल सेल्स होती है, मसल फाइबर होती है, उसे घेरे हुए कौन सी संरचना होती है, एंडोमाइसियम। और जो सारे के सारे मसल बंडल्स होते हैं उनको बांधे हुए ये क्या होते हैं गाइस, मसल बांधे हुए जो परत होती है उसे क्या बोलते हैं अपन, फेसिया कहते हैं। समझ में आएगा इसे। तो गाइज आज की वीडियो यहीं रखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर 99296020 के ऊपर इन्फॉर्म कर लेना, तो आपको पीडीएफ प्रोवाइड हो जाएगी। सो धन्यवाद।